प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के भूगोल विषय को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 5 है जिसका नाम है मानव संसाधन। तो चलिए आइए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सुबह होते ही पूजा की नज़र आज के अखबार पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार। उस पर बहुत से आंकड़े लिखे थे, परंतु पूजा की समझ में बहुत बातें नहीं आई। वह अखबार लेकर दादाजी के पास पहुंची और बोली, दादाजी, यह जनसंख्या क्या होती है? दादाजी ने पूजा को अपने पास बैठाया और कहा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। पूजा ने पूछा, दादाजी, आखिर हम इसकी गिनती क्यों करते हैं? दादाजी ने कहा, देखो बेटा, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। हम इसकी गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की योजना बना सके तथा मानव को संसाधन के रूप में विकसित कर सके। पूजा ने बीच में ही टोका, दादाजी, मानव को संसाधन क्यों कहते हैं? दादाजी ने कहा, क्योंकि मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाया है, इसलिए अनेक कठिन एवं अविश्वसनीय कार्य संपादित किया है। मानव ने पृथ्वी के तो अपने अनुकूल बनाया ही है, इसने अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक पहुँच को संभव बनाया है। मानव को इन गुणों के कारण ही संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। मानव संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे अच्छी तरह से विकसित, शिक्षित तथा प्रशिक्षित किया जाए, ताकि विकसित उन्नत समाज एवं राष्ट्र निर्माण में मानव अपना बेहतर योगदान दे सके। जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम है। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना की गई, परंतु व्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। पूजा ने कहा, लेकिन दादाजी, अब तो आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से चल रहा है, फिर मानव को इतनी प्रमुखता क्यों? दादाजी ने समझाया, यह सही है कि वर्तमान समय में मशीनों का निर्माण एवं उपयोग बढ़ा है, मानव की इस पर निर्भरता भी बढ़ी है, परंतु मशीनों को बनने, निर्धारित से चलाने मानव द्वारा निर्मित तकनीक एवं स्वयं मानव को ही आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। मानव संसाधन को जनसंख्या के रूप में गिना जाता है। जनगणना से जुड़े रोचक तथ्य। देश के कुछ जनजातियों या समुदाय को गणना रात में की जाती है, क्योंकि दिन में इनका एक ठिकाना नहीं होता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाकों में कुछ ऐसी जनजाति है जो इंसानों से मेलजोल नहीं रखती है और इसके संपर्क भी प्रतिबंधित है। इनकी जनगणना के लिए द्वीप के चारों तरफ नाव के जरिए कागज और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं। उनसे आकर्षित होकर जब वे पानी की तरफ आते हैं तो फिर जनगणना होती है। मानव संसाधन का वितरण। पूजा ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या सभी जगह की जनसंख्या समान होती है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जनसंख्या सभी जगह एक समान न होकर अलग अलग होती है। भारत में जनगणना संबंधी आंकड़ों को रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार के पास भेजा जाता है, वहीं से वे आंकड़े जारी किए जाते हैं। पूजा बोले, दादाजी ने इन आंकड़ों के संग्रह को बड़ा कठिन कार्य है। दादाजी ने अखबार में लिखे आंकड़ों को दिखाते हुए कहा, देखो, वर्ष 2011 में संपन्न जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 1,09,93,422 है, जिसमें से 62 लाख लगभग पुरुष हैं एवं 58 लाख महिलाएं हैं, जबकि वर्ष 2001 में यह 1,10 करोड़ 28 लाख थी। 1 मिनट, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब थी। इसमें
ये क्या कहते हैं 53 करोड़ पुरुष एवं 49 करोड़ महिलाएं थी। देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यहाँ 19.95 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहाँ 11.21 करोड़ लोग निवास करते हैं। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, वहाँ 6.07 लाख लोग निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी चंडीगढ़ की है, जहाँ 10 लाख लोग निवास करते हैं तथा सबसे कम आबादी लक्षद्वीप की है, जहाँ 64,000 लोग रहते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद दादाजी पुनः बोले, आबादी की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमारा भारत ही नहीं यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 25.07% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई, परंतु संतोषी की बात यह है कि पिछले दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि की दर से 3.90 में कमी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनसंख्या का योग कुल अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश यहाँ पे देश और विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, चीन जो है 9.4%, भारत 7.5%, संयुक्त राज्य अमेरिका 4.5%, इंडोनेशिया 3.8%, ब्राज़ील 2.8%। दादाजी ने भारत का नक्शा दिखाते हुए कहा, पूजा सांकेतक देखकर बताओ तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? पूजा ने ढूंढकर बताया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। दादाजी ने कहा, बहुत अच्छा। भारत की कुल आबादी की आधी संख्या इन्हीं 5 राज्यों में रहती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का दिखाया गया है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान 8वें स्थान पर, कर्नाटक 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर गुजरात है। ये 2011 के डाटा के अनुसार है, अभी डाटा में परिवर्तन हुआ होगा। घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। पूजा ने कहा, दादाजी हमारे देश के सभी राज्य का आकार तो समान नहीं है, फिर क्या सभी जगह लोगों की जनसंख्या ऐसा ही है? दादाजी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या के घनत्व का वितरण असमान है। चूँकि मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा तथा सिंचाई के अलावा जीना पहाड़ी भाग की अपेक्षा आसान है, इसलिए जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अतः यहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। पूजा ने पूछा, दादाजी चूँकि सवाल का जवाब नहीं दिया गया है इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? दादाजी ने बताया 382, परंतु वर्ष 2001 में वह जनसंख्या 324 थी। घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 828 है और यहाँ पे दिया भी गया, और उत्तर प्रदेश का 828 है, केरल में 859 है, हरियाणा में 573 है और तमिलनाडु में 555 है। पूजा ने पुनः पूछा, क्या गांव एक शहर दोनों में लोग समान रूप से रहते हैं? दादाजी बोले, नहीं, हमारी ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, परंतु हाल के वर्षों में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, रोजगार के अत्यधिक अवसर, सुरक्षा की भावना इत्यादि के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित हुए हैं, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि कस्बे नगर में तथा महानगर में बदलते गए हैं। फलतः जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हुई है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। मिजोरम में 52 एवं सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर तथा सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ क्रमशः
882 एवं 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। पूजा ने पूछा, पर्वतीय क्षेत्रों में तो कम लोग रहते होंगे? दादाजी बोले, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या घनत्व विरल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है। आवागमन में भारी असुविधा, कटे छटे पहाड़ी एवं पथरीले भूभाग, सिंचाई का अभाव तथा कम उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ जनघनत्व कम है। सर्वाधिक घनी आबादी गंगा के मध्यवर्ती मैदानों भाग, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के डेल्टा प्रदेश व केरल के तटीय मैदानी भागों में मिलती है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी है तथा वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। पूजा ने पूछा, क्या हम जनगणना प्रतिवर्ष करते हैं? दादाजी ने कहा, नहीं, हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है तथा इसके आंकड़े प्रकाशित कर इनका उपयोग विभिन्न योजना निर्माण में किया जाता है। विभिन्न दशकीय वर्षों में जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे दादाजी ने तालिका दिखाकर पूछा, बताओ इससे क्या पता चलता है? पूजा ने तालिका को गौर से देखा और बताया कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दादाजी ने कहा, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या दर में कमी आ रही है और यह जन्म दर नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वर्ष 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पार होगी तथा हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होगी। यहाँ पे 1901 में 23.84% और यहाँ पर तालिका के माध्यम से समझाया गया है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि में कैसे रफ्तार कम हो रही है। 1921 में 23.84% वृद्धि हुई थी, फिर 1911 में 25, 21 में भी 25, फिर 27, फिर 31, फिर 36, फिर 43, फिर 54, फिर 68, उसके बाद फिर 84, उसके बाद फिर यहाँ पे मिटा हुआ है और उसके बाद 2011 में 21%। तो यही यहाँ पे डेटा दिया गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दंड रेख यहाँ पे दिया गया है। जनसंख्या परिवर्तन। पूजा ने पूछा, दादाजी, हमें तो हमेशा शहरों में एक मकान बनते नजर आते हैं, नए नए लोग भी उसमें आकर रहने लगते हैं, ऐसा क्यों? दादाजी बोले, देखो, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ऐसा मुख्यतः 3 कारणों से होता है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर: प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रत्येक बच्चे का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। वर्तमान जन्म दर 20.97% है। मृत्यु दर: प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। वर्तमान मृत्यु दर 47.57% है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि कमी होती है या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक जन्म दर रहा है, क्योंकि वह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी तेज गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। पूजा ने पूछा, आखिर लोग शहरों में आकर क्यों बस रहे हैं? दादाजी बोले, विभिन्न कारणों से, चाहे शिक्षा प्राप्ति हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार के अवसर की अधिकता या आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, इस सब ने मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए प्रेरित किया है। देश के अंदर कहीं भी जाकर बसने से देश की जनसंख्या पर प्रभाव तो नहीं पड़ता, परंतु उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली में औद्योगिक विकास के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग वहीं प्रवास कर रहे हैं, जिससे दिल्ली व अन्य नगरों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर शहरों में बस रहे हैं, जिससे शहरी आबादी बढ़ रही है। फलतः शहरों, नगरों एवं महानगरों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। लिंगानुपात।
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। पूजा ने अखबार दिखाकर कहा, दादाजी इसमें तो बहुत स्तरीय चित्र पुरुष एवं महिलाओं के बने हैं, ऐसा क्यों? दादाजी बोले, इस चित्र में महिलाओं की संख्या दिखलाई गई है। इससे यह पता लगता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम 877 है। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात मिजोरम में 971, मेघालय में 970, हरियाणा में 830 तथा दिल्ली में 866 है। बिहार में लिंगानुपात 916 है। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर एवं मुंगेर है। इनसे संबंधित आंकड़ों को पता कीजिए। पूजा, दादाजी तब तो हर जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है। दादाजी बोले, हाँ, विगत वर्षों में महिलाओं की घटती संख्या गंभीर चिंता का विषय है। इसके मूल में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति है। बढ़ते दहेज प्रथा भी एक कारक है। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। पूजा को सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। उसने दादाजी से अगला सवाल किया, दादाजी इतनी बड़ी जनसंख्या में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? दादाजी ने कहा, वर्ष 2011 की जनगणना में 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो किसी पापा में पढ़ लिख सकते हैं और साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में 2011 में कुल साक्षरता दर 74.04% है। यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है एवं महिलाओं की साक्षरता दर 65.4% है। वहीं लड़कियों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 91.98% है, जबकि लड़कियों की सबसे कम साक्षरता राजस्थान में 52.66% है। बिहार में 73.39% पुरुष एवं 53.33% महिलाएं साक्षर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। बिहार में साक्षरता दर 64% है, जबकि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है 75.59% एवं सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है 62.49% है। पूजा बोली, दादाजी तब तो अभी बहुत लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, हाँ बेटे, एक शिक्षित एवं जागरूक व्यक्ति बेहतर समाज के निर्माण कर सकता है। अतएव गुणवत्ता मानव संसाधन की एक प्रमुख पक्ष है, जो शिक्षा से ही संभव हो सकता है। यही वो माध्यम है जिससे व्यक्ति में तकनीक का विकास होता है तथा विभिन्न साधनों को वह उपयोगी संसाधन में तो बदलता ही है, स्वयं की उपयोगिता भी साबित करता है। तो अब इसका अभ्यास का प्रश्न दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।